गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम शुरू कर रहे हैं साइकेट्री और उसमें भी हम क्या शुरू करेंगे, द बेसिक्स ऑफ साइकेट्री। ठीक है, तो पहले हम आते हैं बेसिक्स ऑफ साइकेट्री में। तो साइकेट्री एक टर्म था दैट वाज गिवन बाय जोहान क्रिश्चियन रेल। ठीक है, तो उन्होंने साइकेट्री का टर्म दिया था। अब देखो साइकेट्री में क्या होता है कि दो लोग होते हैं, एक हिस्ट्री जो देता है होता है बोथ पेशेंट एज वेल एज द इन्फॉर्मेंट। ठीक है, अब इन्फॉर्मेंट है, हमें कैसे पता चलेगा ही इज़ रिलायबल है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास 5 सी होते हैं। फर्स्ट इज कंसिस्टेंसी, मतलब जो इन्फॉर्मेशन जो हमारा इन्फॉर्मर दे रहा है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि वो हर बार जब भी मुझसे मिले अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रहा हो। कोहेरेंस का क्या मतलब होता है कि लॉजिकली कनेक्टेड है दिस पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब कि उस इंसान ने कुछ खाया, फिर उसको उल्टी हुई, फिर उसको डॉक्टर के पास, मतलब कि लॉजिकली दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। क्रोनोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या हुआ, क्लोजनेस विद पेशेंट। क्लोजनेस इज पेशेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर वो हमें पता चलेगा कितना टाइम पेशेंट के साथ स्पेंड करे। फॉर एग्जाम्पल वो ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता पेशेंट के साथ, उसको नहीं पता होगा, मैं बाकी की इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा। कंसर्न इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों में मैलाफाइड इंटेंशन हो, किसी को जायदाद हड़पनी हो या फिर लॉ सूट करना हो, मतलब ऐसी कोई भी, मतलब अगर इंटेंशन है तो हो सकता है इन्फॉर्मेंट आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे। फिर हम आते हैं मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन पे। अब देखिए मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं बहुत सारे एरियाज। पहला हो गया जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर। इसमें कैसे कि कोई ग्रॉस अबनॉर्मैलिटी तो नहीं है, मतलब कि वो बिहेव कैसे कर रहा है, उसने ड्रेस कैसे कर रखा है, वो बोल कैसे रहा है एंड ऑल दैट स्टफ। फिर आता है स्पीच। स्पीच में हम रेट देखते हैं कि वो एकदम तेज तेज बोल रहा है, धीरे धीरे बोल रहा है। फिर हम देखते हैं उसकी टोन, हम देखते हैं वॉल्यूम, क्या वो तेज चीख चीख के बोल रहा है या फिर धीरे बोल रहा है, और स्पॉन्टेनिटी, क्या उसको समय लग रहा है सोचने में या फिर ऐसा कुछ। फिर हम आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ में, दैट इज़ मूड एंड अफेक्ट। मूड क्या होता है, इट इज़ जस्ट लाइक योर क्लाइमेट, ये लॉन्ग टर्म होता है और ये इंटरनल इमोशनल स्टेट को दिखाता है एंड द वे वी परसीव द वर्ल्ड। ठीक है, सो मूड क्या हो गया कि हम कैसे दुनिया को परसीव करते हैं ये लॉन्ग टाइम के लिए, फॉर एग्जाम्पल मंथ्स टू ईयर्स। ठीक है, वो पूरा साल उदास रहा, दिस इज़ योर मूड। अफेक्ट क्या होता है, अफेक्ट इज समथिंग दैट इज शॉर्ट लिव। ये क्या होता है, एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल है। मूड इंटरनल था, इफेक्ट एक्सटर्नल है ऑफ इंटरनल इमोशंस। फॉर एग्जाम्पल किसी की मॉम की डेथ होगी तो वो रोने लग गया। ठीक है, किसी को एग्जामिनर के सामने वाइवा जो था नहीं अच्छा गया तो वो वही रोने लगे, दैट इज़ योर अफेक्ट। ठीक है, तो अफेक्ट और मूड को हम 3 सब हेडिंग्स पे पढ़ते हैं। फर्स्ट इज योर क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी क्या होता है कि प्रीडोमिनेंट अफेक्ट या मूड क्या है, मतलब एक इंसान बहुत सारे इमोशंस एक साथ फील कर सकते हैं, तो उसमें से भी डोमिनेट कौन सा है। पहला होता है यूफोरिक मूड। यूफोरिक मूड मतलब कि आपका मूड हमेशा अच्छा एलिवेटेड रहेगा, एलिवेटेड मतलब एनर्जेटिक रहेगा, तो आपको ज़्यादा ही हैप्पी होंगे और विदाउट एनी रीजन। ठीक है, इट इज सीन इन मेनिया और हाइपोमेनिया। फिर हम आते हैं डिप्रेस्ड मूड में। ठीक है, ये क्या होता है, परसिस्टेंट एंड परवेसिव मूड, मतलब कि सैडनेस है उसको। ठीक है, तो परसिस्टेंट मतलब हर समय है और परवेसिव मतलब कि वो जो वर्क है, लेजर है, मतलब कोई भी काम करेगा तब भी वो उदास ही रहेगा, वो हमेशा ही उदास रहेगा। अगर वो भी अच्छी चीज़ भी करेगा तब भी वो उदास होगा, एंड इट इज सीन इन डिप्रेशन। फिर हम आते हैं फ्लक्चुएशन, मतलब कि कैसे डिस्टर्बेंसेस आते हैं, मतलब कैसे चेंज होता है मूड। एक होता है लायबल मूड। लायबल मूड मतलब कि आपका वेरिएशन आ रहा है, एक्सेसिव वेरिएशन है और कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, इमोशनल लायबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक मैन स्टार्ट क्राइंग और उसके बाद एकदम से वो हंसने लगता है विदाउट एनी रीजन, दिस इज सीन इन मेनिया। सो दिस इज लायबल मूड कि वो एकदम से चेंज हो गया विदाउट एनी रीजन। फिर होता है अफेक्टिव फ्लैटनिंग या फिर फ्लैट अफेक्ट, इमोशनल ब्लंटिंग या फिर ब्लंट अफेक्ट। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है उसमें लैक ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, तो क्या होता है जैसे अगर किसी इंसान का रेप वगैरह हुआ है तो हो सकता है कि उस समय के जितने भी वो डिटेल्स हैं वो इमोशन से नहीं बस मैकेनिकल डिटेल्स दे रहा हो, मतलब उस समय उसने डिसोशिएट कर लिया अपने आप से, उसने कोई फीलिंग्स नहीं रखी अपने मन में। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की मॉम मर जाती है और अगर वो सैडनेस नहीं दिखाता, ठीक है, तो इसको अफेक्ट फ्लैटनिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसका अफेक्ट सेम रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन। फिर हम आते हैं अप्रोप्रिएटनेस एंड कॉन्ग्रुएंसी। अप्रोप्रिएटनेस मतलब कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे जो इंसान है वो डील कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फ्यूनरल अटेंड कर रहा है और अगर वो सैड है, दिस इज अप्रोप्रिएट। पर अगर वो कोई फ्यूनरल अटेंड कर रहा है वो वहाँ पे हंस रहा है, मजाक कर रहा है, दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है कि जो पर्सन के थॉट्स हैं और उसकी इमोशनल स्टेट है वो सिंक में है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक इंसान एक जोक सुना रहा था और वो अचानक से रोने लग गया, तो दिस इज इनकॉन्ग्रुएंट। या फिर इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि किसी की मदर की डेथ हुई, हो सकता हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो सैड होगा, ठीक है, बट ही लुक्स वेरी हैप्पी। उसके थॉट्स हैं कि उसकी मदर डेथ हो गई, वो उसको लग रहा है कि हाँ मुझे उदास होना चाहिए, बट ही स्टिल हैप्पी। दिस इज इनकॉन्ग्रुएंट, मतलब ये सिंक में नहीं है। और कॉन्ग्रुएंट मतलब कि उसकी इमोशनल स्टेट और उसके जो कंटेंट है सेम, अगर वो उदास है तो वो रो रहा है, वो हंस नहीं रहा है। ठीक है, इट मस्ट बी स्ट्रेस्ड आउट दैट अप्रोप्रिएटनेस ऑफ अफेक्ट इज डिस्क्राइब बाय करंट अफेक्ट। अभी उसका अफेक्ट क्या होना चाहिए, क्या एक्सपेक्टेड अफेक्ट है अभी। तो किसी की मॉम की डेथ हुई है तो वी विल एक्सपेक्ट कि वो रोए, दैट इज अप्रोप्रिएट ऑल्सो एंड कॉन्ग्रुएंट ऑल्सो। पर अगर वो नहीं रो रहा है या फिर वो हंस रहा है, दैट इज योर इनकॉन्ग्रुएंस। तो ये हमेशा किस पर डिपेंड करेगा कि पेशेंट के थॉट्स कैसे हैं। हाँ मुझे बुरा लगना है, मेरी मॉम मर गई पर मैं हंस रहा हूँ फिर भी,
ठीक है। फिर हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इमोशनल डिस्टर्बेंसेस में। फर्स्ट इज एलेक्जिथाइमिया। एलेक्जिथाइमिया क्या होता है कि जो इंसान है वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, ठीक है। इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू अफेक्ट फ्लैटनिंग, मतलब वो उसके इमोशंस चले गए, ठीक है। अफेक्ट फ्लैटनिंग में क्या होता है, इमोशंस चले गए ना, पर एलेक्जिथाइमिया में वो उसके पास इमोशंस है पर ही इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस देम, ठीक है। फिर हम आते हैं एनहीडोनिया। एनहीडोनिया मतलब क्या होता है कि पहले जो अच्छी लगती थी चीज़ें, मतलब किसी को रीडिंग अच्छा लगता है, किसी साइकिलिंग अच्छा लगता है, अब वो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, मतलब उसका जो इंटरेस्ट है वो चला गया, दिस इज एनहीडोनिया, ठीक है। न्यूरो एनाटॉमिकल सबस्ट्रेट ऑफ इमोशन, कहाँ पे हमारे इमोशंस एग्जिस्ट करते हैं, लिम्बिक सिस्टम पे। लिम्बिक सिस्टम के पार्ट्स क्या बोलते हैं, हाइपोकैम्पस, एमिगडाला, हाइपोथैलेमस, सिंगुलेट गायरस एंड रिलेटेड थैलेमिक एंड कॉर्टिकल एरियाज, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि रेगुलेशन कहाँ होता है इमोशंस का, फ्रंटल लोब। तो कहाँ जनरेट होते हैं हमारे इमोशंस, लिम्बिक में, और कहाँ रेगुलेट होते हैं, फ्रंटल में, क्योंकि फ्रंटल में हमारी पर्सनालिटी टाइप होता है। परसेप्शन है, परसेप्शन मतलब कि अगर कोई भी सेंसरी मोडालिटीज है, हमारे पास कौन सी सेंसरी मोडालिटीज है, टच, टेस्ट, हियरिंग, ठीक है, देख पाना, विजन, तो ये सारे हमारे पास हमारे ये परसेप्शन है, सेंसरी परसेप्शन है। देखो यहाँ पे लिखा ऑडिटरी, विजुअल, टैक्टाइल, ऑल्फैक्टरी एंड गस्टेटरी, ठीक है। तो अगर परसेप्शन है तो परसेप्शन का मतलब क्या समझेंगे, इल्यूजन क्या होता है कि उसके सामने एक स्टिमुलाई है, ठीक है, उसके सामने एक रियल ऑब्जेक्ट है, पर उसको फिर भी वो मिस्टेक कर रहा है। एक बेड पे एक रोप पड़ी है पर उसको लग रहा है कि वो एक सांप है, तो दिस इज इल्यूजन। इल्यूजन मतलब कि आपके पास इम्पल्स होगा, ठीक है, पर आप उसको अलग तरीके से परसीव करेंगे या फिर अलग तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। हैलुसिनेशन क्या होता है, फॉल्स परसेप्शन, मतलब इसमें कोई स्टिमुलस नहीं है, फॉर एग्जांपल बेड पे कुछ भी नहीं रखा है, फिर भी उस इंसान को लगेगा कि वहाँ पे सांप है, तो दैट इज डिलीरियम, सॉरी हैलुसिनेशन, ठीक है। ये हैलुसिनेशन हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं ऊपर, क्राइटेरियंस फॉर हैलुसिनेशन क्या होता है। देखो हैलुसिनेशन हमेशा एब्सेंस ऑफ सेंसरी और परसेप्चुअल स्टिमुलस, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके कान में किसी ने बोला यहाँ पे सांप है और वो कह रहे हैं नहीं वहाँ पे सांप है, दैट इज नॉट, मतलब कोई भी स्टिमुला चाहे वो हमारा गस्टेटरी हो, ऑडियो हो, विजुअल हो, हम नहीं चाहते कि उसके पास कोई स्टिमुला है। जो हैलुसिनेशन होते हैं वो विविड होते हैं, ठीक है, और मतलब बहुत ही एक जो पर्सन है बहुत ही डिटेल डिस्क्रिप्शन दे सकता है। हैलुसिनेशंस आर एक्सपीरियंस इन आउटर ऑब्जेक्टिव स्पेस, ये इंपॉर्टेंट है, ये मतलब ये है कि उसके दिमाग में नहीं, उसको ये सब बाहर, मतलब आउट ऑफ हिज माइंड, उसको लग रहा है कि हाँ उसको आउटर वर्ल्ड में, मतलब उसका जो सोर्स ऑफ हैलुसिनेशन है वो आउटर वर्ल्ड में है, ठीक है। अगर वो किसी चीज़ को टच कर पा रहे तो उसको लग रहा है कि वो आउटर वर्ल्ड्स में है, उसको ये नहीं कि मेरे दिमाग में है, ठीक है। सो एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे ऑडिटरी हैलुसिनेशन है तो वो कहेगा कि मुझे आवाज़ ना किसी रूम से आ रही है घर के, दैट इज़ योर आउटर ऑब्जेक्टिव स्पेस। सूडो हैलुसिनेशंस क्या होते हैं, जो सूडो मतलब फॉल्स, तो इसमें इनर सब्जेक्टिव स्पेस होगा, विद इन द माइंड अगर उसकी कोई आवाज़ ओरिजिनेट करे, दैट इज ऑडिटरी सूडो हैलुसिनेशन, ठीक है। हैलुसिनेशन आर नॉट अंडर विलफुल कंट्रोल, अगेन क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब एमसीक्यू, इट मीन्स दैट पेशेंट कैन नीदर स्टार्ट एंड स्टॉप द हैलुसिनेशन। फिर हमारे पास आती है हैलुसिनेशन मोडालिटी की बात करते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हैलुसिनेशंस कौन से होते हैं साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में, ऑडिटरी। द मोस्ट कॉमन हैलुसिनेशन इन ऑर्गेनिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये टर्म्स याद रखने पड़ेंगे। विजुअल हैलुसिनेशन अगर ऑर्गेनिक डिसऑर्डर है तो। टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी में भी हमारे पास क्या सकते हैं, हैलुसिनेशन हो सकते हैं, और मोस्टली कौन से होते हैं, ऑल्फैक्टरी एंड टैक्टाइल। कोकेन से भी टैक्टाइल हैलुसिनेशन होता है। टैक्टाइल हैलुसिनेशन में क्या होगा, कोकेन से ऐसा लगेगा कि जो कीड़े हैं वो मेरे स्किन के अंदर चल रहे हैं, ठीक है, तो कोकेन में भी दिख सकता है। फिर हम आते हैं स्पेसिफिक हैलुसिनेशन पे। पहला हो गया हमारा हिप्नैगॉगिक, ठीक है। हिप्नैगॉगिक हैलुसिनेशन क्या होता है कि जब भी हम सोने वाले होते हैं, सोने जाने वाले होते हैं, तब हमें हैलुसिनेशन होता है, ठीक है। इट इज सीन इन नार्कोलेप्सी। फिर हाइप्नोपॉम्पिक, मतलब जब हम उठते हैं नींद से तो हमें लगता है कि हमने हैलुसिनेट किया है, ये भी नार्कोलेप्सी में दिखता है। फिर हमारा आता है रिफ्लेक्स हैलुसिनेशन, दिस इज सिंथेसिया, दिस इज योर क्वेश्चन। सिंथेसिया क्या होता है कि उसको सुनाई एक सेंसरी मोडालिटी रही है, पर जो दूसरी जो हैलुसिनेशन है दूसरी मोडालिटी में आ रहा है। फॉर एग्जांपल कोई इसके कान में कह रहा है कि यहाँ पे सांप है, तो ये ऑडिटरी है, ऑडिटरी मोडालिटी है। फिर उसको क्या दिख रहा है कि मेरे आंखों के सामने टीवी पे मूवी चल रही है, वो हैलुसिनेट कर रहा है कि टीवी चल रहा है, तो ये विजुअल हैलुसिनेशन है। तो ऑडिटरी इनपुट, विजुअल आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, एक पेशेंट ने देखा कि जो लाइट बल्ब थी वो फ्लक्चुएट कर रही थी, फिर उसको सुनाई देने लग गया कि उसके कान में भगवान बोल रहे हैं, दिस इज ऑडिटरी, मतलब उसने देखा और अब उसको भगवान सुनाई देने लग गए, ठीक है। तो इसका मतलब जो सेंसरी ऑर्गन है वो डिफरेंट, मतलब स्टिमुला एक सेंसरी ऑर्गन का होगा रिजल्ट, या हैलुसिनेशन दूसरे सेंसरी ऑर्गन का होगा। किस में दिखता है ये क्वेश्चन है, कैनबिस एंड LSD, ठीक है, इंटॉक्सिकेशन में दिखता है। फिर फंक्शनल हैलुसिनेशन क्या है, सेम सेंसरी मोडालिटी, मतलब उसको किसी ने मतलब कि स्टिमुलस क्या हुआ, उसने घड़ी की आवाज़ सुनी एंड फिर उसको भगवान की आवाज़ सुनाई देने लगी है, ठीक है। तो इसमें स्टिमुला घड़ी की आवाज़ थी, मतलब योर ऑडिटरी, फिर उसको भगवान के पास नहीं, अगेन इट वाज ऑडिटरी, तो बोथ द स्टिमुलस एंड द हैलुसिनेशन आर ऑडिटरी। फिर हम आते हैं थॉट या कॉग्निशन पे। थॉट एक मतलब प्रोसेस होता है जहाँ पे हम कुछ चीज़ों को लेते हैं और उसको प्रोसेस करके एक रिजल्ट बनाते हैं। कॉग्निशन क्या होता है, इन थॉट्स को यूज़ करके, ठीक है, मेंटली ये नॉलेज आपने एक्वायर किया, इसको यूज़ कर पाना अपने डे टू डे लाइफ में, दैट इज कॉग्निशन, ठीक है। तो थॉट और कॉग्निशन कभी बार इंटरचेंजली भी यूज़ कर सकते हैं, पर इट इज़ नॉट सेम। थॉट
इज़ योर मेंटल स्टेटस। कॉग्निशन क्या आप उस मेंटल इन्फॉर्मेशन के साथ कैसे अपना मतलब दिन ब दिन में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आपके थॉट्स को, ठीक है। अगर थॉट डिस्टर्बेंस की बात करें तो मोस्टली कितना क्या कॉमन होता है, शिज़ोफ्रेनिया, इट इज़ वेरी सीवियर फॉर्म, ठीक है। अब देखो थॉट्स जो होते हैं उसको हम 3-4 हेडिंग्स में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज स्ट्रीम ऑफ थॉट या फिर फ्लो ऑफ थॉट, मतलब कि थॉट्स एक दूसरे को कैसे फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं टीवी देखती हूँ, मैंने देखा 15 अगस्त का फंक्शन है, फिर मैं सोचा 15 अगस्त पे प्राइम मिनिस्टर लहराता है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, तो ऐसे थॉट ऑफ ट्रेन्स ऑफ थॉट चल रही है, ठीक है। अब दो तरीके हम पढ़ेंगे कैसे होते हैं थॉट्स, एक होता है फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ और एक होता है इनहिबिशन ऑफ थिंकिंग। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ मतलब कि थॉट्स में एकदम से रैपिडली आ रहे हैं और उनके बीच में कनेक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं ये खाता हूँ, मुझे पानी पूरी पसंद है, मुझे ये पसंद है, मेरी मम्मी यहाँ शॉपिंग जाती है, ऑल दैट स्टफ, तो एक दूसरे से रिलेटेड है और इसमें कभी कभार राइमिंग भी दिखती है, ठीक है। ये मीनिंग दिखता है तो देख सकते हो आप कैसे राइमिंग है, दिल्ली, जेली, लिल्ली, तो दिस इज़ अ फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, ये भी अब नॉर्मल फॉर्म है। फिर इनहिबिशन ऑफ थिंकिंग है कि जो इंसान है वो बहुत धीरे धीरे सोच रहा है और बहुत ही स्लो थॉट रेट है, ठीक है। फिर हम आते हैं फॉर्म ऑफ थॉट। फॉर्म ऑफ थॉट मतलब कि जो मैं अपने थॉट्स हैं वो ऑर्गेनाइज कैसे हो रहे हैं, ठीक है। तो जो थॉट्स हैं वो एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं कि नहीं है, ठीक है। तो दिस इज एसोसिएशन थॉट्स और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स। इसका हम एग्जांपल पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। पहला होता है डीरेलमेंट। डीरेलमेंट क्या होता है कि दो सक्सेसिव थॉट्स हैं, ठीक है, पर दोनों एक दूसरे से अनरिलेटेड है, ठीक है। सचिन तेंदुलकर ने 100 फिर से सेंचुरी मारी है और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू है, फर्स्ट प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, पर इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। दिस इज़ योर डीरेलमेंट। जब गाड़ी अपने पहिया वो ट्रैक से उतर जाए उसको ही कहते हैं ना डीरेलमेंट, मतलब वो सोच कुछ पहले और रहा था, अब वो मतलब सोच वो सही रहा है पर वो रिलेटेड नहीं है। लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन मतलब कि जब वो एक ही थॉट सोच रहा था उसमें वो गायब हो गया, जैसे कि सचिन तेंदुलकर इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ऊपर वाला हमने एग्जाम्पल देखा, तो उसने क्या किया, जब उसने थॉट शुरू किया तो वो सही जा रहा था, पर जैसे उसने थॉट खत्म किया वो चेंज मतलब एसोसिएशन लूज होगा उसका। इसमें क्या एग्जाम्पल है, आई थॉट इट विल बी रेनिंग टुडे एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ ब्लॉकबस्टर मूवी। सिंगल थॉट था पर उसमें कोई कनेक्शन नहीं था, ठीक है, गॉट डिसकनेक्टेड। इनकोहेरेंस क्या होता है कि टोटली लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और कोई मीनिंग नहीं है उसमें, ठीक है। यहाँ तो हम समझ गए थे ना कि अभी बरसात हो रही है और अगर मैं कोई मूवी देखने जाऊँगा तो अच्छी मूवी होगी, मतलब कि यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि वो बोलना क्या चाह रहा है। इनकोहेरेंस में कोई मतलब नहीं होता, जैसे इंडिया में चर्च गेट, कल्स गेट, मतलब ये कोई मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बन रहा। फिर हम आते हैं सर्कमस्टेंशियलिटी पे। सर्कमस्टेंशियलिटी क्या होती है, ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने भी किसी स्टूडेंट से पूछा तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, उसने बोला कि मेरी मम्मी ये है, मेरे पापा ये हैं, मैं यहाँ रहता हूँ, फिर मेरे को ये सब पसंद है, फिर मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं और ये सब, और एंड में हो गया था कि हाँ मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो इसमें क्या हुआ कि ये था आंसर, पर इस आंसर तक पहुँचने के लिए उसने बहुत सारे यूजलेस थॉट्स अपने बताए। तो क्या है कि एंड में गोल रीच हो जाएगा, वो आपको बता देगा कि उसको क्या करना है, बट उसमें बहुत सारी अननेसेसरी डिटेल्स भी वो बीच में ऐड ऑन कर देगा अपनी तरफ से, ठीक है। दिस इज़ योर सर्कमस्टेंशियलिटी, ठीक है। सेम एग्जाम्पल यही दे रखा है। फिर हम आते हैं टेंजेंशियलिटी। टेंजेंशियलिटी क्या होता है, अब मैंने पूछा उससे फिर से कि बेटा तुम क्या बनना चाहोगे बड़े होकर, तो उसने कहा कि मेरी मम्मी ये करती है, मेरे पापा ये करते हैं, मैं ये मूवी पसंद करता हूँ, ये वो है, पर वो कभी नहीं बताता आपको कि उसे बनना क्या है। तो आपको कभी भी एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है, आपको सही आंसर नहीं मिलेगा, वो आपको घुमाता रहेगा। दिस इज़ टेंजेंशियलिटी। न्यूलॉगिज्म मतलब कि ऐसे शब्द बनाना जो मतलब हमें पहले कभी सुने ही नहीं है या फिर हम उनका मतलब समझ नहीं पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर स्टेपलर है मैं उसको थेपला कह रही हूँ, या फिर पेशेंट है वो टिंटिन यूज़ कर रहे हैं फॉर पेन, तो न्यूलॉगिज्म है, इट इज़ हाईली सजेस्टेड ऑफ शिज़ोफ्रेनिया। फिर हम आते हैं वर्ड अप्रॉक्सीमेशन या फिर निटोनिम्स, ठीक है। तो वर्ड्स मतलब वही है, इस बार वर्ड्स चेंज नहीं हो रहे हैं, पर वर्ड्स थोड़े अलग फॉर्म में यूज़ हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, टाइम वेसल, हैंड शू फॉर ग्लव्स, मतलब ये वर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं पर ये वर्ड्स गलत तरीके से यूज़ किए जा रहे हैं। न्यूलॉगिज्म में क्या होता है कि वर्ड्स ही उल्टे सीधे बना रखे हैं, ठीक है, तो वर्ड्स अप्रॉक्सीमेशन हो गई। क्लैंगिंग क्या हो गया कि हम क्या करेंगे, इसमें हम वर्ड्स बोलेंगे जो एसोसिएटेड होंगे ईच अदर, बट उनमें कोई क्या होगा, मीनिंगफुल कनेक्शन नहीं होगा। जैसे हमने वो पढ़ा था ना, डेली, लिली, मिली, तो दैट्स क्लैंगिंग। क्लैंगिंग में क्या होगा कि सिमिलर वर्ड्स होंगे, ठीक है, एक दूसरे से एसोसिएटेड होंगे पर कोई मीनिंगफुल कनेक्शन नहीं होगा, ठीक है। आई मेक नो सेंस एंड नॉन सेंस इन द एसेंस ऑफ टर्बुलेंस ऑफ लाइफ, दिस इज क्लैंगिंग। और फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ को भी क्लैंगिंग कहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि मीनिंगफुल नहीं है और उसमें बहुत सारे राइमिंग है, ठीक है। परसेवरेशन क्या होता है कि रेपिटेशन ऑफ सेम रिस्पॉन्स बियॉन्ड पॉइंट ऑफ रेलेवेंस। मैंने एक पेशेंट से पूछा कि आज तुम कैसे हो, तो उसने कहा बाहर बारिश हो रही है। फिर मैंने पूछा तुमने क्या खाया, उसने कहा मैं बाहर बारिश हो रही है। मैंने उससे फिर पूछा कि तुम्हारी मम्मी कहती है बारिश हो रही है। तो मतलब क्या है कि वो सेम रिस्पॉन्स रिपीट कर रहे हैं और हमें इस रिस्पॉन्स की जरूरत नहीं है। वी आर आस्किंग हिम द क्वेश्चन एंड ही इज गिविंग द सेम आंसर,
ठीक है। फिर कंटेंट ऑफ थॉट आता है कि एक्चुअली में वो इंसान सोच क्या रहा है, कंटेंट क्या है उसका। पहले हम पढ़ते हैं डिलीजन के बारे में, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिलीजन क्या होता है कि फॉल्स बिलीफ होता है। तो इसके 3 क्राइटेरिया हम पढ़ते हैं। पहले होता है फॉल्स बिलीफ, झूठा बिलीफ। दूसरा है अनशेकेबल, आप उसको कितना भी प्रूव कर दो वो मानेगा ही नहीं। अगर उसको लग रहा है कि बेड पे सांप है तो आप अगर बेड पे लेट जाओ या फिर बेड को हटा दो वहाँ से, फिर कुछ भी कर दो, वो मानेगा ही नहीं कि वहाँ पे सांप नहीं है। एंड कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द पर्सन। ठीक है, कि वो कौन से बैकग्राउंड से आते हैं, क्या वो इलिटरेट है, क्या उसके यहाँ पे कुछ और ट्रेडिशन प्रैक्टिस होते हैं, उसका कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है, उस पर भी बेस नहीं होगा। उसको सांप दिख रहा है तो सांप के पीछे ही पड़ा रहेगा। ठीक है, फिर हम आते हैं टाइप्स ऑफ डेल्यूजन में। फर्स्ट इज डेल्यूजन ऑफ परसिक्वेशन में ये मोस्ट कॉमन होता है। इसमें क्या होता है कि इंसान को लगता है कि उसको हमेशा कोई ना कोई है जो उसको हार्म करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा पड़ोसी मुझे मार डालना चाहता है, वो मेरे खाने में जहर मिला देता है एंड ऑल दैट स्टफ। सो दिस इज परसिक्यूशन, कोई मुझे मार देना चाहता है, फिर हार्म करना चाहता है। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, कुछ भी हो रहा है इंसान के आसपास तो उसको लग रहा है कि वो मेरे लिए ही हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्यूबलाइट फ्लिकर कर रही है उसके अपार्टमेंट की, मतलब कि उसके आसपास किसी की हलचल हो रही है या फिर उसके मूवमेंट्स रिकॉर्ड हो रहे हैं। मतलब कि कुछ भी हो, फॉर एग्जाम्पल आज बारिश होगी तो आज बारिश इसलिए हुई है ताकि मैं ऑफिस में जा सकूँ, मतलब वो अपने आप से रिलेट कर रहा है। फिर एक डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडे और एक ग्रैंडियोसिटी। ठीक है, तो उसको लगता है वो बहुत ही एक्सेप्शनल आइडेंटिटी है, बहुत ही रिच है, बहुत ही फेमस है, लोग तो उसके पीछे पागल हैं। ठीक है, दिस इज ग्रैंडियर। फिर डिल्यूजन ऑफ लव या फिर ऑर्गोटोमेनिया, मतलब कि उसको लगता है कि कोई इंसान उससे मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इवन दो वो बहुत ही हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का, मतलब जो पेशेंट है वो कितना है। ठीक है, तो इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि रिक्शा पुलर इज सेइंग दैट कैटरीना कैफ इज इन लव विद हिम एंड इवन दो ही इज नेवर मेट हर। इसको और क्या बोल सकते हैं, डे क्लेरम्बोल्ट सिंड्रोम, डे क्लेरम्बोल्ट सिंड्रोम। फिर हम आते हैं निहिलिस्टिक डेल्यूजन, डिल्यूजन ऑफ नेगेशन एंड कोटार्ड सिंड्रोम भी कहते हैं इसको, कोटार्ड सिंड्रोम में याद रखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वो क्लेम करते हैं कि ये दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती है, हम भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हम कुछ नहीं हैं। ठीक है, कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर हम आते हैं डिल्यूजन ऑफ इनॉर्मिटी। डिल्यूजन ऑफ इनॉर्मिटी मतलब कि उनके छोटे छोटे एक्शन से दुनिया में तबाही हो सकती है। मैं भी यहीं पे छींक दूंगा तो पूरी दुनिया उड़ जाएगी। ठीक है, मैं अगर हाथ धुलूंगा तो बारिश होने लगेगी, फ्लड आ जाएगा। ठीक है, तो कैटास्ट्रोफी हो सकती है। इनॉर्मिटी मतलब उसके छोटे छोटे एक्ट दुनिया में कितना मतलब चेंज ला सकता है, उसका लगता है। डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी, इसको मॉर्बिड जेलसी भी कहते हैं, पैथोलॉजिकल जेलसी भी कहते हैं, और थैलो सिंड्रोम भी कहते हैं। उसको लगता है कि जो उसका पार्टनर है, स्पाउस है, ही इज हैविंग और शी इज हैविंग एन अफेयर। डिल्यूजन ऑफ गिल्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि पर्सन सोचेगा कि मैं बहुत ही बुरा इंसान हूँ और मैंने कोई बहुत ही बुरे कर्म किए होंगे अपने पिछले साल में, इस वजह से मैं भी झेल रहा हूँ। ये कब होता है, हमारे सीवियर डिप्रेशन में होता है। फिर हम आते हैं बिज़ायर डिल्यूजन एंड नॉन बिज़ायर डिल्यूजन। ठीक है, बिज़ायर डिल्यूजन दैट आर नॉट पॉसिबल, कोई इंसान कहते हैं कि मुझे एलियंस उठा के ले गए, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, बिज़ायर जो साइंटिफिकली नहीं हो सकता, एलियंस एग्जिस्ट नहीं करते हैं। नॉन बिज़ायर डिल्यूजन मतलब जो हो सकता है। ठीक है, किसी ने मेरी मम्मी को किडनैप किया, मतलब इट्स मतलब अभी वो किडनैप हुई नहीं है, पर दिस इज पॉसिबल, कर सकते हैं ना कोई ना कोई किडनैप, सो दिस इज नॉन बिज़ायर। ठीक है, देन वी हैव पोजेशन ऑफ थॉट्स। पोजेशन ऑफ थॉट्स मतलब इंसान को लगता है कि जो थॉट्स है वो उसके, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं अपने जितने भी थॉट्स मेरे दिमाग में है और जो भी बुक में लिखा मैं आपको उससे बता रही हूँ, मुझे पता है कि ये सब मेरे अंदर ही है। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू टेल यू थिंग्स थ्रू माई माइंड, मतलब जो भी थॉट्स आ रहे हैं वो माइंड में आ रहे हैं, जो भी थॉट्स आपके माइंड में फिट हो रहे हैं वो खुद के थॉट्स हैं आपके। ठीक है, पर इसमें क्या होगा, पोजेशन ऑफ थॉट्स में क्या होगा, उसको लगेगा कि कोई और उसके थॉट्स को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, दैट ही हैज़ लॉस्ट कंट्रोल ओवर हिज थॉट्स। ठीक है, तो होता है फर्स्ट इज ऑब्सेशन। जैसे ओसीडी होता है ना, ऑब्सेशन में क्या होगा, जो इंसान है उसको बार बार एक थॉट आएगा, पर ये थॉट उसका खुद का होगा, उसको पता होगा कि हाँ ये मेरा थॉट है, पर उसके अगेंस्ट विल आएगा। कभी कभार होता है ना कि हम किसी को डांट देते तो हमें बहुत ही गिल्ट होता है, यार मैंने उसको डांट दिया ये वो, और अगर आप इसको सोचने मतलब कोशिश करके ना सोचे इसके बारे में, फिर भी वो थॉट अपने आप वापस आता रहता है आपके। अब ये नॉर्मल है, पर ऑब्सेशन डिफरेंट है। ऑब्सेशन में क्या होगा कि जो थॉट है वो बार बार आपके विल में आ रहा है, मतलब मैं एक दिन मर जाऊँगा, मैं एक दिन मर जाऊँगा, मैं एक दिन मर जाऊँगा, मतलब वो रिपीट हो रहा है इंट्रूसिव, आप उसके बारे में सोचना नहीं चाहते, पर आपको फिर भी बार वो थॉट्स आ रहे हैं। तो पेशेंट ही हैज़ लॉस्ट हिज कंट्रोल ओवर हिज थॉट्स। ठीक है, और ये थॉट्स मोस्टली सेंसलेस होते हैं एंड इरेशनल होते हैं। ठीक है, एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, एलियंस मुझे उठा के ले जाएंगे, एलियंस ये एलियंस वो, ये सेंसलेस बात है, इरेशनल बात है। ठीक है, एंड एक्सपीरियंस ऑब्सेशन एज ईगो डिस्टोनिक। ईगो डिस्टोनिक मतलब मुझे ये थॉट्स नहीं चाहिए और ये थॉट्स एक्सेप्टेबल नहीं है, एलियंस मुझे नहीं उठा के ले जा रहे हैं। थॉट एलियनेशन। थॉट एलियनेशन मतलब पेशेंट को लगेगा कि अब उसके थॉट्स उसके कंट्रोल में नहीं है। ऑब्सेशन में तो उसके थॉट्स अपने कंट्रोल में थे ना, पर वो बार बार आने जा रहे थे। ठीक है, उसके पास इस वजह से उसे लगने लग गया कि कोई बाहर की चीज़ है जो बार बार मेरे अंदर सेम थॉट्स डाले जा रही है। थॉट एलियनेशन का मतलब है कि अब उसके ऊपर कंट्रोल, मतलब कि उसके थॉट्स पे बाहर वाली एजेंसी का कंट्रोल है। ठीक है, उसका थॉट प्रोसेस इंटरफेयर हो रहा है। पहली चीज़ होती है थॉट इंसर्शन। ऐसा लगेगा कि पेशेंट के दिमाग में कोई थॉट्स डाल रहा है। ठीक है, कि जाके इसका मर्डर कर दो। थॉट इंसर्शन मतलब मुझे उसका मर्डर नहीं करना, कोई मेरे दिमाग में कह रहा है कि इसका मर्डर कर दो। ठीक है, थॉट विड्रॉल। थॉट विड्रॉल में क्या होगा कि कोई एक्सटर्नल एजेंसी जो उसके दिमाग से सारे थॉट्स मिटा रही है, ये मेरी मम्मी है ये थॉट, और कोई एक्सटर्नल एजेंसी कहना चाह रही है कि नहीं ये गलत सोचो तुम, दिस इज नॉट अ गुड थॉट, उसके थॉट से ये हटा रहे हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं थॉट ब्रॉडकास्ट। थॉट ब्रॉडकास्ट में होगा कि
पेशेंट को लगेगा कि उसके थॉट सब लोग समझ पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे डॉक्टर अच्छा नहीं लगा तो उस डॉक्टर, उस नर्स, उस वार्ड बॉय को पता चल गया कि मैं क्या कैसा फील कर रहा था। तो इसका मतलब कि वो लोग उसके थॉट्स पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। दिस इज अ थॉट ब्रॉडकास्ट। हायर मेंटल फंक्शन में हम आते हैं, मतलब एमएससी में आए हैं हायर मेंटल फंक्शन के लिए। तो फिर हम ये सब यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज योर अटेंशन। अटेंशन इज द एबिलिटी टू अटेंड अ स्पेसिफिक स्टिमुलस विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। एक चीज़ कर पाना विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, डिजिट रिपीटेशन टेस्ट या फिर डिजिट स्पैम टेस्ट। तो पहले क्या बोलेंगे, पेशेंट को बोलूँगी 2, तो वो 2 रिपीट करेगा। मैं बोलूँगी 2 5, तो फिर वो 2 5 रिपीट करेगा। 2 5 6, फिर वो 2 5 6 रिपीट करेगा। तो धीरे धीरे करके मैं उसको कुछ नंबर्स बोलूँगी, वो उनको रिपीट करेगा। धीरे धीरे करके ग्रेजुअली मैं नंबर्स को इंक्रीज़ करूँगी और तब तक करूँगी जब तक पेशेंट फेल ना कर जाए उनको रिपीट करना। अगर पेशेंट 5 डिजिट्स के बाद रिपीट करना नहीं रिपीट कर पाता हमारा जो भी हमने 5 डिजिट्स उसको समझाए थे, तो इसको इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट कहते हैं, सॉरी अटेंशन स्पैन उसका कमज़ोर है, डिफेक्टिव अटेंशन है, ठीक है। फिर हम आते हैं कंसंट्रेशन में, ठीक है। सो कंसंट्रेशन क्या होता है कि अगर हम किसी चीज़ को अटेंशन दे रहे हैं और तो वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए दे पा रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग ड्यूरेशन अटेंशन किसी भी चीज़ को देना। इसमें क्या हम यूज़ करते हैं सीरियल 7 सब्सट्रैक्शन टेस्ट। इसमें क्या करेंगे 100, फिर हम बोलेंगे कि 7 माइनस करके हमें बताओ कि कैसे हो रहा है। तो उसने बोला 93, फिर हमने बोला ये, फिर उसने बोला 86, ठीक है। तो वो मेंटली कैलकुलेट कर पा रहे हैं इन चीज़ों को, और क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली बोला तो हम एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए समझ पा रहे हैं कि वो कंसंट्रेट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। पहले हम आते हैं मेमोरी में। मेमोरी 3 तरीके की होती है। इमीडिएट मेमोरी, ठीक है। अभी मैंने उसको कुछ बताया, मैंने बोला कि बाद में रिपीट करूँ, ठीक है। तो दिस इज योर इमीडिएट मेमोरी, ठीक है। मैंने जैसे आपको ये समझाया कि इमीडिएट मेमोरी क्या है, मैं आपसे अभी पूछ लेती हूँ कि इमीडिएट मेमोरी क्या है, तो आप उसको बता दो। फिर होती है वर्किंग मेमोरी, ठीक है। सिनोनिमस, इट इज सिनोनिमस विद योर इमीडिएट मेमोरी बट इट इज मोर फाइनर थॉट, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, डिजिट रिपीटेशन एंड सीरियल 7 सब्सट्रैक्शन टेस्ट करते हैं। तो ये होगी हमारी इमीडिएट मेमोरी या वर्किंग मेमोरी। रीसेंट मेमोरी मतलब कि कुछ मिनट्स, आवर्स और डेज के बाद अगर मैं कुछ पूछूँ, दैट इज अ रीसेंट मेमोरी। और इसमें हम 24 आवर रिकॉल मेथड यूज़ कर सकते हैं। तुमने कल क्या खाया था, कितने बजे उठे थे, कहाँ गए थे, ऑल स्टफ। रिमोट मेमोरी जो बहुत ही सालों के, मतलब सालों से दिमाग में है, हिस्टोरिकल क्वेश्चन। आप घर का कौन से स्कूल जाया करते थे, किसी अडल्ट से आप पूछे आप क्या पहले बच्चे थे, 4 प्राइम मिनिस्टर्स बताओ इंडिया के, तो दिस इज अ रिमोट मेमोरी। देन वी हैव इंटेलिजेंस इज कि हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे एंड विल सी कि उनको जनरल इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है, क्योंकि आसपास क्या चल रहा है, और उनकी कैलकुलेशन स्किल्स हम मार्क करेंगे, मेजर करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है और एक होती है कंक्रीट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होता है कि जो इंसान है उस चीज़ का मतलब समझ पा रहा है। कंक्रीट थिंकिंग क्या होती है कि वो सिर्फ वर्ड्स बोल रहा है, वर्ड्स का एज इट इज़ मीनिंग, मतलब उसमें हम कोई मीनिंग नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट इज नॉर्मल। इसमें हम क्या करेंगे, प्रोवर्ब टेस्ट करेंगे। पहले मैंने पूछा कि क्या हुआ पछताया जब चिड़िया चुग गई खेत, तो आई आस्क्ड हिम कि इसका मतलब क्या है। तो उसने बोला कि किसी खेत में एक चिड़िया सब कुछ चुग गई तो खेत खत्म। मतलब उसने प्रोवर्ब का एक्चुअल मीनिंग नहीं बताया, उसने प्रोवर्ब को ऐसे डिस्क्राइब कर दिया, दैट इज अ कॉन्क्रीट थिंकिंग। पर अगर वो ये बताता कि हाँ अगर कुछ हो गया है और अब उस पर पछताने का कोई फायदा, मतलब ही इज एबल टू एक्सप्लेन द मीनिंग, दैट इज अ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। सिमिलैरिटी टेस्टिंग होती है। इसमें हम क्या करेंगे, उसको बोलेंगे कि टेबल और चेयर में क्या सिमिलैरिटी है, ठीक है। अगर वो बोलते हैं कि दोनों के दोनों पीसेस ऑफ फर्नीचर है, दिस इज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। पर अगर वो बोलते हैं कि वो दोनों फ्लोर पे रखे, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो हाई लेवल ऑफ थिंकिंग को नहीं दिखा पाई, दैट इज अ कॉन्क्रीट थिंकिंग, ठीक है। जजमेंट आते हैं कि वो कैसे हर सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो जजमेंट में हम क्या करेंगे, टेस्ट जजमेंट में क्वेश्चन हम क्या करेंगे, बस पूछेंगे कोई भी हर तरीके का क्वेश्चन। अगर घर में आ गए तो क्या करोगे, ठीक है। या फिर तुम्हें कहीं पे पैसे मिल गए कहीं रखे हो तो तुम क्या करोगे, तो वो बताएगा। मैं जाके उसको पुलिस में डिपॉजिट करूँ, घर में आग लग गई तो मैं बाहर निकल आऊँगा, फायर स्टेशन फ़ोन करूँगा, ये सब। पर्सनल जजमेंट कि उसके अपने फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। सोशल जजमेंट कि वो क्या सोशली इंटरेक्ट कर पा रहा है लोगों से कि नहीं। इंसाइट होती है, ये इंपॉर्टेंट है। इंसाइट क्या होती है, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट इलनेस। अगर फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट को पता है कि हाँ मुझे थॉट्स आ रहे हैं जो कि गलत हैं या फिर मेरे नहीं है, और उसके लिए वो डॉक्टर के पास जाते हैं, दैट इज इंसाइट, मतलब ही इज अवेयर दैट वो थॉट्स उसके नहीं हैं, ठीक है। 6 पॉइंट्स स्केल हम यूज़ करते हैं। 6 पॉइंट स्केल में क्या होता है, एक तो गया एब्सेंट इंसाइट। पहले तो है कि उसको लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत है, पूरी दुनिया के साथ गलत है। फिर है सम अवेयरनेस ऑफ बीइंग सिक बट डिनाइंग इट, कि मैं तो बीमार हो ही नहीं सकता। फिर हम आते हैं तीसरे में क्या होगा कि हाँ उसको पता है कि हाँ वो सिक है, पर वो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाए, मैं सिक हूँ, मेरे को ये थॉट्स आए क्योंकि मेरी मम्मी गंदी है, मेरे को थॉट्स आए क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा हुआ, तो ही इज ब्लेमिंग इट ऑन अदर पीपल, ठीक है। अब फोर्थ है कि अवेयरनेस है बट उसको ये नहीं पता कि कॉज क्या है, कि मैं ऐसा क्यों बिहेव कर रहा हूँ, या फिर मेरे को ऐसे थॉट्स क्यों आ रहे हैं। अवेयरनेस ऑफ इलनेस बट नो चेंज इन बिहेवियर, मतलब उसको अब पता है कि मुझे इलनेस है, अब उसको पता है कि क्यों है इलनेस, पर उसके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहा है। दिस इज योर इंटेलेक्चुअल इंसाइट। 6th एंड द मेन क्या होता है कि उसको अब अवेयरनेस है और वो अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है, ठीक है, ही इज टेकिंग एक्शन अगेंस्ट इट। दिस इज योर इमोशनल इंसाइट एंड इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंसाइट एंड इज द बेस्ट लेवल ऑफ इंसाइट। क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में वी हैव ICD,
11th एडिशन होता है। इसमें सारी नॉट ओनली साइकेट्री, मेडिसिन, सर्जरी सब कुछ क्लासीफाई होता है। When we have DSM-5 डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, 5th एडिशन चल रहा है। दिस इज अ मल्टी एक्सियल सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या है कि याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर एक्सेस में क्लिनिकल साइकेट्री हो गई, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हो गए, मेडिकल कंडीशंस हो गई, साइकोसोशल प्रॉब्लम्स हो गए, ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फंक्शनिंग हो गया, ठीक है। तो ये एक्सियल सिस्टम है जिसमें हमने डिवाइड कर रखा है, और ये सिर्फ एंड सिर्फ साइकेट्रिक कंडीशंस के लिए होता है। अब ये कुछ नया है, रिसर्च डोमेन क्राइटेरिया इसमें भी आ सकता है। तो हम बहुत बार क्रिटिसाइज किया DSM और ICD कि वो बायोलॉजिकल मतलब डज नॉट हैव एनी साउंड बायोलॉजिकल वैलिडिटी, मतलब वो सिम्टम बेस्ड है। अगर पेशेंट में ये सिम्टम है तभी ये क्राइटेरिया है, तभी हम फॉलो करेंगे। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ ने रिसर्च डोमेन क्राइटेरिया बनाया जिसमें हम बिहेवियर, न्यूरो बायोलॉजी के बिहाफ पे भी हम पेशेंट को डायग्नोस कर सकते हैं, नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स, ऑल्सो द बिहेवियर एंड न्यूरो बायोलॉजी, ठीक है। अदर क्लासिफिकेशन में आते हैं तो एक होती है ऑर्गेनिक और फंक्शनल। ऑर्गेनिक का मतलब क्या है कि जो हम डिमॉन्स्ट्रेट कर सके ब्रेन में, फॉर एग्जांपल अगर ब्रेन में स्कीमिया हो गया है, स्ट्रोक हो गया है, डिलीरियम, डिमेंशिया, ये सब हम कर सकते हैं। अल्जाइमर में पता है ना कि सेल्स और जो होते हैं गायब वो एकदम बहुत ही प्रोमिनेंट से हो जाते हैं, जो सेरेब्रम है उसकी एट्रोफी होने लगती है। सो दिस इज समथिंग दैट वी कैन डिमॉन्स्ट्रेट। फंक्शनल एंड नॉन ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं कि हमें ये हम डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर सकते ब्रेन पैरेन्काइमा में, फॉर एग्जांपल शिज़ोफ्रेनिया और मेंटल डिसऑर्डर्स। साइकोसिस एंड न्यूरोसिस में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। साइकोसिस क्या होता है, इसमें क्या होगा कि जो पेशेंट है उसमें क्या है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, मतलब उसको इंसाइट नहीं है, इम्पेयर्ड रियलिटी टेस्ट, मतलब उसका जो कनेक्शन था रियलिटी के साथ वो छूट चुका है, एंड ही इज लिविंग इन हिज ओन फैंटेसी वर्ल्ड, ठीक है। इसका एग्जांपल है शिज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, डिल्यूजन, हैलुसिनेशन। ये प्रोटोटाइप हो गया, ठीक है। सॉरी, डिल्यूजन एंड हैलुसिनेशन इज द प्रोटोटाइप ऑफ साइकोटिक सिम्टम्स। डिसऑर्डर्स इज शिज़ोफ्रेनिया एंड बाइपोलर, एंड सिम्टम इज द डिल्यूजन एंड हैलुसिनेशन। फिर हम आते हैं न्यूरोसिस में जो पेशेंट है वो अवेयर है अपनी इलनेस के बारे में और रियलिटी से उसका टच है। एग्जांपल है एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स और डिप्रेशन। ये डिफरेंस है, साइकोसिस में इनसाइड एब्सेंट है, उसको ये नहीं पता कि वो बीमार है, वो उसको लग रहा है कि मैं सही हूँ, सब गलत है। न्यूरोसिस में उल्टा है, रियलिटी टेस्टिंग में वो रियलिटी के कॉन्टैक्ट में नहीं रहा, पर न्यूरोसिस में वो है, ठीक है। फिर हम आते हैं डिल्यूजन एंड हैलुसिनेशन। तो साइकोसिस में प्रेजेंट होगा डिल्यूजन एंड हैलुसिनेशन, उसका बहुत ही अनशेकेबल बिलीफ होगा, पर न्यूरोसिस में ये सब एब्सेंट होगा।